मैं एक दिन ऑफिस से घर आ रहा था कि गली में एक कम उम्र बच्ची बैठी रो रही थी। मैंने उसको प्यार से चॉकलेट दिलवाई और घर भिजवा दिया। अब जब भी मैं ऑफिस से घर वापस आता तो वही लड़की मेरी माँ को कहती, अपने बेटे की मुझसे शादी करवा दो। मुझे हैरत का झटका तब लगा जब अम्मा ने मेरा उसके साथ ज़बरदस्ती निकाह करवा दिया, जो सिर्फ 14 साल की थी। मैं गुस्से में उसको निकालने के लिए जो ही कमरे में गया तो उसकी तरफ नजर पड़ते ही पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा नाम मोइन खान है और बदकिस्मती से अपने वालदैन की इकलौती औलाद हूँ। मैंने खुद को बदकिस्मत इसलिए कहा क्योंकि मेरे नज़दीक वो लोग बहुत खुश नसीब होते हैं जिनके बहन भाई हों। मैं इस नेमत से महरूम था, तभी दूसरों के साथ खेलता रहता था, कभी नौकरों के बच्चों के साथ और कभी बाहर गांव वालों के बच्चों के साथ। हमारी बहुत बड़ी हवेली थी और इतनी बड़ी हवेली में हम सिर्फ 3 लोग रहते थे, मैं, अम्मा और अब्बा। नौकर चाकर तो थे मगर वो घर के अफराद तो नहीं होते ना। दादा दादी तो तभी गुजर गए थे जब मैं 5 साल का था। मैं अब्बा और अम्मा की शादी के 5 साल बाद पैदा हुआ था, इसलिए बहुत ही लाडला था। मेरी अम्मा गांव की चौधराइन थी और पूरे गांव के फैसले अब्बा और अम्मा ही करते थे। अम्मा और अब्बा की ख्वाहिश थी कि मैं भी बड़ा होकर सरदार बनूं और जागीर संभालूं, मगर मुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं था। मैं शहर पढ़ने चला गया, लेकिन अब्बा की नागहानी मौत की वजह से अम्मा अकेली पड़ गईं, तो मुझे वापस आना पड़ा। मैंने करीबी शहर में ही अपना बिजनेस भी शुरू कर लिया। जिंदगी अच्छी खासी गुजर रही थी। कुछ दिनों से मैं नोट कर रहा था कि अम्मा कुछ बेचैन और परेशान सी हैं। मेरे बार बार पूछने पर भी कुछ ना बताते। मुझे हैरत होती कि अम्मा को क्या परेशानी हो सकती है। यूं ही मैं एक दिन ऑफिस से वापस आ रहा था तो देखा कि गली में एक कम उम्र लड़की रो रही है। मैं बहुत नरम दिल इंसान था, किसी को रोते नहीं देख सकता था, इसीलिए इस लड़की को प्यार से पूछा कि कौन हो तुम और यहाँ बैठी क्यों रो रही हो। वो कुछ ना बोली। मैंने एक करीबी दुकान से एक चॉकलेट लाकर उसको दी और डांटने वाले अंदाज में कहा, चलो अपने घर जाओ, अंधेरा बहुत फैल रहा है। वो भागकर वहां से चली गई। मैं इस लड़की को नहीं जानता था, मगर मेरे नज़दीक वो बच्ची ही थी। अगले रोज भी वो वहीं बैठी मिली और चॉकलेट लेकर भाग गई। मैंने इस बात को इतना अहम न जाना, मगर उससे अगले दिन वापसी पर जब मैं घर पहुंचा और उस लड़की को अम्मा के पास बैठे देखा तो चौंक गया। वो यहाँ क्या कर रही है? वो आज कुछ बेहतर हुलिये में थी। मैं नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गया। मुझे इस लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए मैं अपने कमरे में जाकर लेट गया। बाहर से अम्मा और इस लड़की की बातों की आवाज़ें अभी तक अंदर आ रही थीं। मुझे अम्मा पर हैरानी थी। वो तो गरीबों को कुछ न समझती थी और बहुत मगरूर थी, तो अब कैसे इस गरीब और मजलूम सी लड़की को अपने साथ बिठा रखा है। मैं तजस्सुस से उठा और खिड़की के करीब गया तो कानों से इस लड़की की आवाज़ टकराई जो कह रही थी, खाला अपने बेटे की मुझसे शादी कर दो, वो बहुत अच्छा है, मुझे चॉकलेट ला कर देता है। मैं 25 साल का था और मेरे मुकाबले में वो बच्ची ही थी, इसीलिए मैं इसकी अहमकाना ख्वाहिश पर हंसकर पीछे हट गया। मगर मुझे क्या मालूम था कि वो लड़की इस बात की रट्ठी लगा लेगी। रोज़ शाम को वो मेरे अम्मा के पास आ जाती और उनको कहती कि अपने बेटे की शादी मुझसे करवा दो। असल हैरानी मुझे अम्मा पर थी, जो इस बेवकूफ़ और लाउबाली लड़की की ये बात सुनकर भी खामोश रहती थी। हालांकि मेरे ख्याल से इनको इस लड़की को डांट कर भगा देना चाहिए था। खैर, मैंने सोचा मुझे क्या, मैं ऑफिस से आकर अपने कमरे में चला जाता। अब तो मैंने इस लड़की की बातों पर ध्यान देना भी छोड़ दिया था। मैंने सोचा वो छोटी सी बच्ची अपनी नादानी में ये सब कहती होगी। इस दिन मैं भी थका हारा ऑफिस से घर आया तो अम्मा इस लड़की से बातों में मसरूफ थीं। हस्बे मामूल मुझे देखते ही इस लड़की ने ऊंची आवाज़ में अम्मा से कहा, खाला अपने लड़के से मेरी शादी करवा दो ना, कितना इंतज़ार करवाओगी। मैं ये सब सुनकर सर झटक कर अपने कमरे की जानिब जाने ही लगा था कि अम्मा के जवाब ने मुझे पत्थर का कर दिया। मेरे कदमों को जैसे ज़मीन ने जकड़ लिया। अम्मा बोली, ठीक है बेटी, मैं अपने बेटे की शादी तुझसे करवा दूंगी। मैं गुस्से में पलटा और कहा, अम्मा ये क्या कह रही हो? तुम इस 14 साल की बच्ची से मेरी शादी करवाओगी? हो क्या गया है तुम्हें अम्मा? अम्मा कहने लगी,
मेरी मर्जी में जिससे मर्जी तुम्हारी शादी करवाऊं। अगर तूने इनकार करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैंने अम्मा को समझाने की बहुत कोशिश की कि मैं किसी को पसंद करता हूँ, तुम प्लीज़ मेरे साथ ज़बरदस्ती ना करो, मगर अम्मा मानी ही ना। अम्मा को 4 साल पहले अब्बा की अचानक मौत का सदमा पहुंचने की वजह से दिल की बीमारी हो गई थी और तब से ही डॉक्टर ने कहा था कि इनको कोई टेंशन और स्ट्रेस नहीं देना, वरना हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। मेरे बार बार इनकार करने पर अम्मा की तबीयत खराब हो जाने का खदशा था, मगर मैं क्या करता? मैं कैसे इस बच्ची से शादी कर लेता जो किसी तौर मेरे काबिल नहीं थी। अम्मा अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। आखिर मुझे मानना पड़ा और अम्मा ने ज़बरदस्ती मेरी शादी इस 14 साला लड़की से करवा दी। मुझे इस लड़की पर बहुत गुस्सा था कि उसने जानबूझकर ज़बरदस्ती मुझसे शादी तो कर ली, मगर मैं अब उसको माफ़ नहीं करूँगा। कमरे में जाते ही तलाक दे दूँगा। मैं गुस्से में जो ही कमरे में दाखिल हुआ और इस पर नज़र पड़ी तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। इस वक्त मेरे सामने एक 14 साला नहीं, कोई बहुत बड़ी औरत बैठी हुई थी जिसने ढेरों मेकअप मुंह पर थोपा हुआ था और खुद से कई गुना बड़े कपड़े पहन रखे थे और अपना हुलिया मुकम्मल तौर पर बिगाड़ लिया था। कमरे की हालत देखकर तो मेरा पारा और आसमान को छूने लगा। हर जगह चॉकलेट के रैपर्स बिखरे हुए थे। जाने अम्मा ने क्या सोचकर मेरी इस उजड़ और गंवार लड़की से शादी की थी। मैंने तो कभी इसको ध्यान से देखा भी नहीं था और अब देख रहा था। इसने तो इतना मेकअप थोपा हुआ था कि इसकी शक्ल और सूरत का कुछ अंदाजा नहीं हो रहा था। मुझे पहले ही इस लड़की पर बहुत गुस्सा था। कमरे की हालत देखकर मैं और तैश में आ गया और गुस्से में आकर चीखा कि ये कमरे की क्या हालत बना रखी है तुमने। इसने कोई जवाब न दिया और चॉकलेट खाती रही। मेरी बात का इस पर कोई असर ही ना हुआ। उल्टा उसने हाथ मारकर गुलदान नीचे गिरा दिया। इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसीलिए इस लड़की को तलाक दे दी। मैं तलाक देकर गुस्से में बाहर चला आया। जब हमारा खास मुलाजिम भागते हुए आया और कहने लगा कि साहब जी, आपकी माँ जी को दिल का दौरा पड़ा है, जल्दी चलें। शायद नौकरों में से किसी ने उन्हें बता दिया था कि मैं अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ झगड़ रहा हूँ। इनकी तबीयत पहले ही खराब थी, ये खबर सुन के मजीद बिगड़ गई थी। अम्मा कराते हुए शक से पूछने लगी, कहीं तलाक तो नहीं दे आया? इस वक्त अम्मा की हालत को देखते हुए मुझसे सच ना बोला गया और मैंने जल्दी में कह दिया कि अम्मा सब ठीक है, हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ। मैंने ये कहा था तब जाकर अम्मा अस्पताल जाने के लिए राजी हुई थी। मैं अम्मा को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा था। अम्मा का काफ़ी अरसे से दिल का मसला था और अब आखिरी हल यही बचा था कि उनकी सर्जरी कर दी जाए। कुछ घंटे गुजरने के बाद अम्मा की तबीयत थोड़ी संभली तो मुझे अम्मा ने कहा था कि मैं घर आऊं तो मुझे अपनी बीवी के साथ हंसते मुस्कुराते नजर आओ। अब मैं उन्हें क्या बताता कि जज्बात में आकर मैं क्या काम कर चुका था। अम्मा ने जाने मेरा निकाह इतनी जल्दी क्यों करवा दिया था और किससे करवाया था। ये तजस्सुस मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था कि इतनी इमरजेंसी क्या थी मेरी शादी की, क्योंकि पहले कभी अम्मा ने मेरी शादी का नाम तक नहीं लिया था और अब अचानक से निकाह करा दिया। मेरी माँ सोचे समझे बगैर इतना बड़ा फैसला तो नहीं कर सकती थी। ज़रूर कोई बड़ी बात थी जो मुझे मालूम करनी चाहिए थी, मगर वो सब तो बात की बातें थी। पहले मुझे अब अपनी गलती सुधारनी थी। अगर अम्मा वापस आती और उन्हें मालूम होता कि मैंने क्या कर दिया है तो दोबारा उनकी तबीयत ख़राब हो जाती। मैं अपने कमरे में गया तो ये देखकर दंग रह गया। वो लड़की मुंह पर कंबल ओढ़े सो रही थी। अजीब लड़की थी जिसे शादी की पहली रात तलाक हो गई और बजाय रोने धोने के वो मज़े से सो रही थी। इस तरह की लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने सोचा अब क्या करूं, मसले का हल कैसे निकलेगा। मैं तो इसे तलाक दे चुका था, अब दोबारा शादी करना चाहता था। मौलवी साहब के पास जाते हुए शर्म आती थी कि वो क्या कहेंगे। अभी कल ही मैं इसका निकाह पढ़वा कर आया हूँ और आज ये तलाक के मसले ले आया है। बहुत सोचने के बाद एक करीबी दोस्त से मशवरा किया तो वो कहने लगा, जब तक अम्मा हॉस्पिटल में है तब तक तुम हलाला करवा लो। हलाले के बाद तुम दोबारा इस लड़की से शादी कर लेना। ये सब काम तब तक तुम आसानी से कर सकते हो जब तक अम्मा अस्पताल में है। जब वो घर वापस आएंगी तो इनको सब पहले जैसा ही मिलेगा। मैंने उससे कहा कि तुम शादी कर लो, मगर वो तो सुनते ही भुदक गया। कहने लगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता।
किसी और को ढूंढ लो। मेरी तो मंगनी हुई है, अगर मेरी मंगेतर को पता लग गया तो मेरी खैर नहीं। मैं किसी और को तलाश करता तो बात पूरे इलाके और ख़ानदान में फैल जाती। इसीलिए किसी ऐसे बंदे की तलाश में था जो चुपचाप मेरे काम आ जाता और किसी को मालूम भी न हो पाता। आखिर मेरी नज़र अपने ख़ास नौकर अली बख्श पर ठहरी। मैंने उसे कुछ पैसे दिए और कहा कि किसी को मत बताना, एक काम है तुमसे। वो नौकर तो राज़ी हो गया और वादा किया कि जैसा मैं कहूँगा वो वैसा ही करेगा। सबसे मुश्किल काम था अब अपनी बीवी को राज़ी करना, लेकिन वो 14 साल की थी, इसलिए उसको इतनी समझ बूझ नहीं थी। बहुत आसानी से वो मान गई और मैंने हलाले की नीयत से उसका निकाह अपने नौकर से करवा दिया। मैंने अभी तक इस लड़की की शक्ल तक ध्यान से नहीं देखी थी, ना ही मुझे शौक था। ये सब काम करने के बाद मैं फ़ौरन अपनी माँ के पास अस्पताल भागा। आज उनका ऑपरेशन था। अंदर जाने से पहले मुझे कहने लगे कि अगर मैं मर गई तो दूसरी शादी लाजमी कर लेना। मैं जानती हूँ मैंने ज़बरदस्ती तेरी शादी की है और तू खुश नहीं, लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तू अपनी मर्ज़ी से शादी कर लेना। मैं दंग रह गया। अम्मा क्या कह गई थी? पहले इतने चाव से मेरा ब्याह किया और अब अगले ही दिन दूसरी शादी की बातें। मैंने सोचा शायद बीमारी की वजह से अम्मा का दिमाग चल गया है, वरना ऐसी बहकी बहकी बातें न करती। अम्मा का ऑपरेशन कामयाबी से हो गया और वो रोज़ अब मुझसे अपनी बहू का पूछती थी और मैं कह देता था कि वो आपको सलाम दे रही है, घर में है और बिल्कुल ठीक है। मैं एक शाम को घर आया तो ख्याल आया इस लड़की से एक बार बात करनी चाहिए। मैं अपने नौकर के क्वार्टर में बगैर दस्तक दिए अंदर चला गया। अंदर वो लड़की बैठी हुई थी जो कल तक मेरी बीवी थी। मैं उसे देखना नहीं चाहता था, मगर गलती से नज़र उसके चेहरे पर पड़ गई। जैसे ही मैंने उसे देखा मेरे होश फना हो गए। मेरे लिए अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल हो गया था। ये मैंने क्या कर दिया था? ये वही लड़की जिसे मैं पसंद करता था, मगर वो यहाँ मेरे घर में कैसे थी? क्या मेरा निकाह इससे हुआ था? मेरे जहन में मेरा माजी घूमने लगा। ये तब की बात थी जब मैं अब्बा की वफ़ात के बाद बहुत परेशान रहा करता था, तो मेरा एक दोस्त मुझे अक्सर लेकर घूमने घुमाने निकल जाता ताकि मेरा ध्यान बचे। दरिया किनारे ये लड़की मुझे रोज़ वहाँ नज़र आती थी। उदास सी एक कोने में बैठी अलग ही दुनिया की लग रही होती थी। मैं इस लड़की की वजह से वहाँ रोज़ जाने लगा। मुझे इसका नाम तक मालूम नहीं था और मैं इसको पसंद करने लगा था। कुछ अर्से बाद इस लड़की ने वहाँ आना छोड़ दिया तो मैं बहुत परेशान हुआ। फिर एक दिन मेरा सामना इससे हमारी एक कॉलेज फ्रेंड की शादी में हुआ था। वहाँ इसका नाम पता चला। इसका नाम सायरा था और वो कॉलेज के करीब बने टाउन में अपने घर वालों के साथ रहती थी। फिर मैं खुद ही जानबूझकर इन जगहों पर जाने लगा जहाँ मुझे थोड़ा सा भी गुमान होता कि वो भी मौजूद होगी। मेरे दोस्तों ने मुझे रोमियो कहना शुरू कर दिया था, मगर मुझे किसी की परवाह नहीं थी। इसे मालूम हो चुका था कि मैं उसे पसंद करता हूँ और मुझे लगता था कि वो भी मुझे पसंद करती है। हम में अक्सर हल्की फुल्की बातचीत भी हो जाती थी। इससे ज़्यादा बात अभी आगे नहीं बढ़ी थी और फिर तकरीबन 1 माह हो गया वो नज़र न आई। किसी को भी इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। इसके घर वालों को भी कुछ मालूम नहीं था। मैंने उसे बहुत तलाश किया मगर वो ना मिली। इससे पहले मैं मज़ीद जांच पड़ताल के लिए कुछ करता, अम्मा का फ़ोन आ गया कि मैं बहुत बीमार हूँ, जल्दी घर आओ। और मेरे पास और कोई चारा नहीं था कि मैं गांव अपनी बीमार माँ के पास चला जाता। और मैं सब कुछ छोड़कर अपने गांव आ गया और पास के शहर में ऑफिस बना लिया। अभी सायरा को अपने सामने देखकर मैं हैरत से चिल्लाया, सायरा तुम यहाँ? वो चुपचाप मुझे देखने लगी। इतनी देर में मेरा नौकर भी बाहर से आ गया। कहने लगा, मालिक ये लड़की बोल नहीं सकती और ना ही सुन सकती है, पैदाइशी माजूर है। मुझे सुनकर धचका लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है भला। मैंने लंदन में कई बार सायरा से खुद बात की थी। मेरी बड़बड़ाहट सुनकर वो नौकर कहने लगा कि मालिक इस लड़की का नाम जमीला है। ये तो सारी ज़िंदगी शहर से बाहर नहीं गई, मुल्क से बाहर क्या जाएगी? आपको गलत फहमी हो रही होगी। इसका हुलिया कहीं से भी सायरा से मिलता जुलता नहीं था। पता नहीं क्या सच था और क्या झूठ, मगर मेरा दिल गवाही दे रहा था कि वो सायरा ही है। एक बात तो वाजिया हो गई थी कि जो लड़की रोज़ अम्मा के पास आकर मुझसे शादी की ख्वाहिश जाहिर करती थी, ये वो नहीं थी। मैं भागा भागा अस्पताल पहुंचा। अम्मा के पास जाते ही मैंने पूछा, अम्मा तुमने मेरी शादी इस लड़की से करवाई है क्या, जो रोज़ हमारे घर आकर कहती थी
कि अपने बेटे की शादी मुझसे कर दो। अम्मा हंस कर कहने लगी, पागल हो गया है क्या? मैं भला एक कम उम्र और गरीब देहाती लड़की से तुम्हारी शादी क्यों करवाने लगी? तुम्हारी शादी तो मैंने एक बहुत ही खास लड़की से की है। वो जो हमारे घर आती थी वो नीम पागल सी लड़की है और सारा दिन यूं ही गलियों में फिरती रहती है। मैंने तो ऐਵੇਂ एक दिन उसे खुश करने के लिए कह दिया था कि अच्छा ठीक है, मैं अपने बेटे की शादी तुझसे करवा दूंगी, और वो पगली इसी खुशी में नाचती फिर रही थी। मेरा दिमाग चकरा गया था। मुझे शादी की रात लग भी रहा था कि मेरी बीवी के रूप में जो लड़की सामने बैठी है वो हरगिज़ वो 14 साला लड़की नहीं, मगर इस वक्त यही लगा था कि मेकअप की वजह से बड़ी लग रही है। मैंने नौकर और इसकी लड़की पर नज़र रखने के लिए इन दोनों को घर के रिहायशी हिस्से के अंदर बुला लिया और कहा, जब तक अम्मा नहीं आती तुम दोनों यहीं रहोगे। अगले दिन मैंने यूनिवर्सिटी वाले दोस्त से बहाने से पूछा तो वो कहने लगा कि सायरा फिर कभी नज़र नहीं आई बाद में। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि वो लड़की सायरा ही है, मगर सवाल ये पैदा होता था कि वो यहाँ मेरे घर में क्या कर रही थी। रात को मुझे नींद ना आई तो मैं लॉन में जाने के इरादे से जैसे ही कमरे से बाहर निकला, मैंने अपने नौकर को कहीं जाते देखा। वो टीवी लाउंज में सोफे पर जाकर सो गया। मैंने सोचा सुबह इससे पूछूंगा कि वो यहाँ क्यों सोया, मगर जहन से ही निकल गया, क्योंकि अगले दिन मैंने इस लड़की को बाहर जाते देखा तो तजस्सुस के मारे इसके पीछे पीछे चलने लगा। वो सीधा अस्पताल गई थी मेरी माँ से मिलने। मुझे शदीद हैरत हुई कि वो यहाँ मेरी माँ से क्यों मिलने आई है। क्या वो अम्मा को पहले से जानती है? अगर वो सायरा नहीं थी और बोल नहीं सकती थी तो फिर यहाँ आने का मकसद क्या था? मैं अंदर गया तो वो मेरी माँ के बालों में प्यार से हाथ फेर रही थी। मुझे अंदर आता देखा तो चौंक गई, फिर जल्दी से खुद को संभाल लिया और वहाँ से चली गई। अम्मा ने मेरे चेहरे को गौर से देखा और कहा कि तू अपनी शादी से खुश है ना? तेरी बीवी ठीक है ना तेरे साथ? मैंने बामुश्किल यकीन दिलाया कि सब ठीक है। मैं अपनी माँ से पूछ भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी का नाम क्या है। वो तो यही सोचती ना कि अगर मुझे अपनी बीवी का नाम नहीं पता तो इसका मतलब हम में कुछ ठीक नहीं। मैंने फैसला कर लिया था कि अब बस इस चूहे बिल्ली के खेल को ख़त्म करना ही होगा। मैंने घर जाते ही अपने नौकर को कहा कि चलो अब इसे तलाक दे दो, मैं इससे फिर से शादी करूँगा। नौकर कहने लगा, मालिक मैं तो तैयार हूँ, मगर जमीला नहीं मानती, वो भी तलाक नहीं चाहती। मेरा दिमाग घूम कर रह गया। एक नौकर की इतनी जुर्रत कि मुझे इनकार करता। मैंने उसे मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया। देखा तो सायरा या जमीला जो भी थी वो लड़की, उसने मेरा हाथ रोका था। इसकी आंखों में मेरे लिए गुस्सा और नफरत थी। उसने इशारों में मुझे जाने का कहा। एक पल के लिए यकीन डगमगा गया। मुझे सामने खड़ी लड़की पर शक होने लगा कि क्या वाकई वो जमीला है, सायरा नहीं है। मैं इस वक्त तो खामोश हो गया, मगर दिल में बेचैनी लगी हुई थी कि क्या वाकई हम शक्लों का कोई वजूद है? क्या ये लड़की सायरा है या कोई और? एक तरफ अम्मा की टेंशन और दूसरी तरफ ये मैं रात को अम्मा के पास अस्पताल न जा सका और अपने कमरे में सो गया। लेकिन रात को किसी के बोलने पर मेरी आंख खुल गई। आवाज़ मेरे कमरे की खिड़की के पास से आ रही थी। मैंने बाहर जाकर देखा तो हक्का बक्का रह गया। वो लड़की तो हंस हंस कर किसी से कॉल पर बात कर रही थी, यानी वो गूंगी नहीं थी। मेरा शक ठीक निकला, वो जमीला नहीं वाकई सायरा थी। अगले दिन फिर वो घर से निकली तो मैं भी चोरी चोरी उसके पीछे गया। वो आज फिर अस्पताल में थी। वो मेरी माँ की इयादत करने आई थी या किसी और मकसद से, मैं समझ नहीं सका, क्योंकि कमरे में चक्कर लगाते हुए वो मुसलसल कुछ कह रही थी और मेरी माँ डरते हुए उससे देख रही थी। ये सब देखकर मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और मैंने शीशे का दरवाज़ा खोल दिया और अंदर जाते ही उसका बाजू दबोच कर एक तरफ ले जाकर कहा, ये सबूत तो मिल गया कि तुम सारा ही हो, मगर ये सब ड्रामा क्या है, ये अब तुम मुझे बताओगी। वो डरने की बजाय थोड़ा सा हंसी। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। अगर मैंने तुम्हारी माँ को ये बता दिया कि मैं इस वक्त तुम्हारी नहीं बल्कि एक नौकर की बीवी हूँ तो सोचो इस पर क्या गुजरेगी। वो फिर से बीमार पड़ जाएगी। माँ का नाम सुनते ही मैं ढीला पड़ गया और उसे छोड़ दिया। वो चली गई। मैंने कहा, माँ आप कैसी हैं? माँ कहने लगी, तेरी बीवी ठीक तो रहती है ना तेरे साथ, इसके साथ अच्छे से सलूक करना, वो बहुत काम आने वाली है। मैंने ख़ास फ़ायदे के लिए तेरी उससे शादी करवाई है। मैं अपनी जगह सुन रह गया। मैं तो उसे लग रहा था जैसे कोई खिलौना था जिसके साथ सब अपनी अपनी मर्जी का खेल खेल रहे थे। ये तो समझ आ रहा था
کہ اماں نے اپنے کسی خاص فائدے کے لیے میری شادی کروائی تھی، لیکن سائرہ نے کس مقصد کے تحت مجھ سے نکاح اور پھر طلاق بھی لے لی۔ پتہ نہیں اماں اور سائرہ کیا چوہے بلی کا کھیل میرے ساتھ کھیل رہی تھیں۔ میں نے اپنے خاص آدمی کو فون کیا اور اسے سائرہ کے متعلق معلومات اکٹھی کرنے کو کہا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے، شہر سے یہاں گاؤں کیا کرنے آئی ہے اور کیسے آئی ہے، میری ماں سے اس کا کیا تعلق ہے۔ کچھ دنوں تک مجھے ساری رپورٹ مل گئی کہ وہ کون تھی۔ میری ماں ٹھیک ہو کر گھر واپس آئی تو کہنے لگی میری بہو کو بلاؤ۔ اتنے میں وہ خود ہی آ گئی۔ ایک طرف وہ نوکر بھی تھا۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اتنی جلدی اماں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے تھا کہ میں کیا کر چکا ہوں۔ آتے اس نے کہا آپ کے بیٹے کی نہیں، میں فی الحال اس شخص کی بیوی ہوں جو یہاں کا نوکر ہے، مگر ٹینشن والی بات نہیں، کل کو یہ نوکر آدھی جائیداد کا مالک ہوگا، کیونکہ میں کیس فائل کرنے لگی ہوں کہ اس جائیداد کے 2 وارث ہیں، ایک آپ کا بیٹا اور ایک میں، اور کل میں اپنے حصے کی جائیداد کے لیے کیس فائل کر دوں گی۔ یہ سب سنتے ہی میری ماں کا رنگ فک ہو گیا۔ بے یقینی سے اماں نے مجھے دیکھا اور پوچھا یہ کیا کہہ رہی ہے، تمہاری نہیں اس نوکر کی بیوی ہے؟ میں نے اماں کو ذرا دیر چپ رہنے کا اشارہ کیا اور سائرہ سے پوچھا تم کیسے وارث ہو سکتی ہو؟ مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا تھا، مگر میں اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ سائرہ کہنے لگی میں بھی اس گھر اور جاگیر کی وارث ہوں، کیونکہ میں تمہارے چچا ندیم کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میرے باپ نے پسند کی شادی کی، تمہاری ماں نے میرے ماں باپ کا جینا حرام کر دیا، کیونکہ تمہاری ماں چاہتی تھی کہ میرے باپ کی شادی ان کی بہن سے ہوتی تاکہ ساری دولت اور جاگیر پر دونوں بہنیں راج کرتی، مگر ایسا نہ ہو سکا اور میرے باپ نے اپنی پسند سے سب کی مرضی کے خلاف جا کر شادی کر لی۔ دادا اور دادی کو تمہاری ماں یعنی میری تائی جان نے اتنا بھڑکایا کہ انہوں نے میرے باپ اور ماں کو گھر سے نکال دیا۔ اس گھر سے خالی ہاتھ نکالے جانے پر ابا نے قسم کھا لی کہ اب وہ دوبارہ پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ انہوں نے دوسرے شہر میں گھر لے لیا اور وہیں رہنے لگے۔ میں 10 سال کی تھی جب ایک حادثے میں اماں اور ابا دونوں چلے گئے۔ یوں میں ماموں اور مامی کی ذمہ داری بن گئی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور ماموں چاہتے تھے کہ میں ان کی بہو بن جاؤں، مگر مامی ایسا نہیں چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے میرا سارا ماضی بتا دیا اور میرے ذہن میں یہ بات ڈالنی شروع کر دی کہ مجھے اپنا حصہ لینا ہے۔ اسی عرصے میں تم سے میری ملاقات ہونے لگی۔ اس وقت میں بالکل نہیں جانتی تھی کہ تم کون ہو۔ پھر میری مامی نے تمہاری ماں کو فون کیا اور ان کو یہ کہا کہ سائرہ اپنے حصے کے لیے کیس کرنے لگی ہے، آپ اس کو بہو بنا لیں تاکہ آپ کو اس سے کچھ نہ دینا پڑے، الٹا اس کا سب کچھ بھی آپ کے بیٹے کو مل جائے گا۔ مامی تو مجھ سے جان چھڑوانا چاہ رہی تھیں، مگر تمہاری ماں بھی فوراً مان گئی اور جائیداد کے لالچ میں ہمارا نکاح کروا دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا نکاح تم سے ہوا ہے، اس لیے جان بوجھ کر ویسا حلیہ بنا لیا جو بھی میرا شوہر ہو وہ مجھ پر دوسری نظر نہ ڈالے۔ میں یہاں رشتے بنانے نہیں بلکہ اپنا حصہ لینے آئی تھی۔ میری مشکل تم نے خود ہی طلاق دے کر آسان کر دی۔ اماں یہ سب سن کر چیخ کر کہنے لگی ہاں میں نے تمہیں اپنے بیٹے کی زندگی میں صرف اس لیے شامل کیا تاکہ تم کیس نہ کر سکو۔ پہلے تمہاری ماں سے خوف محسوس ہوا تو اس سے نکلوا دیا، پھر ساری زندگی کے لیے ان لوگوں کو اس گھر سے بے دخل کروا دیا۔ میں چاہتی تھی معین کے دادا وصیت لکھ کر مریں کہ ان کے دوسرے بیٹے کا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں، مگر موت نے انہیں اتنی مہلت نہ دی۔ پھر جب خبر ملی کہ وہ دونوں میاں بیوی چل بسے تو مجھے سکون مل گیا۔ برسوں اسی سکون سے گزر گئے اور پھر جب تمہاری مامی کا فون آیا تو میں ڈر گئی۔ میں ایسا نہیں ہونے دے سکتی تھی کہ میرے بیٹے کے حق پر کوئی اور قبضہ کرے، اسی لیے میں نے سوچ سمجھ کر تم دونوں کی شادی کا فیصلہ کیا، اور میں نے تمہارے ماموں کو بھرپور تسلی دی تھی کہ تم اپنے آبائی رشتوں میں جا رہی ہو، اس لیے وہ مان گئے اور تمہیں یہاں بھیج دیا۔ میں تمہیں بہت معصوم سمجھتی تھی، مگر کیا جانتی تھی کہ تم کیسی نکلو گی۔ میں اس دوران بالکل خاموش تماشائی بنا دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ یہ ساری باتیں میں معلوم کروا چکا تھا، میرے لیے اس میں نیا کچھ نہیں تھا۔ میرے خاص ساتھی نے یہ ساری رپورٹ مجھے پہلے ہی بتا دی تھی کہ وہ میرے مرحوم چچا کی بیٹی ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر کچھ کاغذات سائرہ کے ہاتھ میں رکھے۔ یہ کیا ہے؟ وہ پوچھنے لگی۔ میں نے کہا دیکھ لو، پوری جائیداد تمہارے نام ہو چکی ہے، تمہیں اب عدالتوں کے دھکے کھانے کی ضرورت نہیں، اور میں پہلے سے ہی یہ سب جان گیا ہوں۔ یہ بھی جان گیا ہوں کہ یہ تمہارا شوہر نہیں
बल्कि मामू का बेटा है, जिसको तुमने मुझ पर नजर रखने के लिए भेजा था। शक तो मुझे इसी रोज हो गया था जब ये तुम्हारे साथ कमरे में नहीं बल्कि लाउंज में जाकर सो गया था। मैं समझ गया कि निकाह का ड्रामा हुआ था। खैर, अब सारी जागीर तुम्हारी हुई। इन दोनों के मुंह हैरत से खुल गए थे और अम्मा का तो वो हाल था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। जिस दौलत के लिए वारिस की दुआ मांग मांग कर उनका माथा घिस गया था, आज उसी वारिस ने अपनी मर्जी से ये दौलत किसी और की झोली में डाल दी थी। अम्मा चीखने लगी, मोइन ये मत करो, ऐसा ना करो। तुम्हारी माँ ने इसी जायदाद के चक्कर में बहुत कुछ किया है। तुम इतनी आसानी से कैसे दस्तबरदार हो सकते हो? मैंने अम्मा की एक ना सुनी और दस्तखत कर दिए। सायरा जाने लगी तो मैंने कहा, पहले वाला निकाह झूठ और धोखे पर मबनी था। अब हम दोनों एक दूसरे की हकीकत से बखूबी आगाह हैं, तो क्या हम दोबारा नई शुरुआत कर सकते हैं? वो कहने लगी, एक शर्त पर। पहले मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करूँगी, फिर शादी करूँगी, क्योंकि मेरे माँ बाप का ख्वाब था कि मैं आला तालीम हासिल करूँ। मेरी माँ सख्ते में आ गई थी कि ये सब क्या हो रहा है। इसके हाथ से बेटा भी जा रहा था और जायदाद भी। मैं माँ को इस हालत में छोड़कर वापस नहीं जा सकता था, इसलिए सायरा वापस चली गई। कुछ दिनों के बाद मुझे सारे पेपर्स वापस मिल गए। सायरा ने लिख कर भेजा था, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय तुम्हारे। तुम्हें पालूंगी तो सब खुद ब खुद ही मिल जाएगा। अम्मा की जान को भी सुकून आया था। अगरचा मैं अम्मा से नाराज़ था, मगर उन्हें बीमारी की वजह से अकेला भी नहीं छोड़ सकता था। कुछ अरसे बाद अम्मा की वफ़ात हो गई। वो जैसी भी थी मेरी माँ थी। मुझे तकलीफ़ थी और मैं बहुत दुख में था, लेकिन इस बात की खुशी भी थी कि मेरे कहने पर सायरा उनके मरने से पहले उनको माफ़ कर चुकी थी। कुछ अरसे बाद हमारी शादी हो गई और हमने पुरानी सारी बातों को भुलाकर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। अब कोई मुश्किल और रुकावट नहीं थी और हमें उम्मीद थी कि आगे की ज़िंदगी में अब सुकून ही सुकून होगा।